Bismillahirrahmanirrahim. Now it is our another lecture on the topic of biopharmaceutical aspects on formulation design or drug delivery system. And what we were discussing drug factors affecting the dissolution rate, in which we have already covered surface area and particle size. And now we are going to discuss solubility in diffusion layer. The dissolution rate of drug under sink condition according to Noyes-Whitney equation is directly proportional to its intrinsic solubility in the diffusion layer surrounded by each dissolving drug particle CS. It means that कि जो डिसोल्यूशन रेट जो है वो एक तो CS पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ड्रग की जो अपनी इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी है, यानी जो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी जो अगर वो सॉल्युबिलिटी हाई है तो वो फिर उतना ही ज़्यादा तेज़ी से उसका डिसोल्यूशन होगा, और अगर उसकी अपनी सॉल्युबिलिटी कम है तो डिसोल्यूशन भी उसका उतना ही स्लो डाउन हो जाएगा. द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज डिपेंडेंट ऑन द interaction between molecules within the crystal lattice, intermolecular attraction with the solution in which it is dissolved, and the entropy changes associated with fusion and dissolution. एक्वस सॉल्युबिलिटी जो भी होती है सॉल्ट की या ड्रग की, वो डिपेंड कर रही होती है ऑन इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद इन द क्रिस्टल लैटिस. जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उस पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटरेक्शन मींस के सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन, और उसमें जो एंट्रोपी और हीट चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यूजन एंड डिसोल्यूशन, वो क्या चेंजेस हैं और किस तरह से हैं. दीज ऑल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड. In the case of drugs that are weak electrolyte, their aqueous solubility is dependent on pH. आमतौर पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है जीआई ट्रैक्ट में, वो डिपेंड करती है कि उनके सराउंडिंग में पीएच क्या है, क्योंकि पीएच जो है वो वेरी करता है जीआई ट्रैक्ट में स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक. हैंस इन द केस ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म फ्रॉम कंटेनिंग ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्रग, द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय its solubility and the pH in the diffusion layer surrounding each dissolving particle. के diffusion layer जो है ड्रग पार्टिकल के सराउंडिंग में उसका pH कितना है, उस पर जो है वो solubility डिपेंड करेगी. The pH in diffusion layer, the microclimate pH for a weak electrolyte will be affected by pKa of the solubility of a dissolving drug and the pKa and solubility of the buffer in bulk गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड. pKa क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो pH के अलावा जो दूसरा फैक्टर होगा वो ड्रग का अपना pKa और बफर का pK होगा, उस पर डिपेंड करेगा. दस डिफरेंसेस इन डिसोल्यूशन रेट विल बी एक्सपेक्टेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. लिहाजा जो डिफरेंसेस होगा डिसोल्यूशन रेट का वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है डिसोल्यूशन रेट डिफरेंट होना, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट के डिफरेंट एनवायरनमेंट में पीएच भी डिफरेंट होता है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इंक्रीजेस विद पीएच एंड सो a drug moves down the gastrointestinal tract from stomach to the intestine, its solubility will increase. अब it is another important point कि वीकली एसिडिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि वीक एसिड हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे पीएच बढ़ता चला जाएगा. क्योंकि होता ये है कि एसिड को जब अल्कलाइन पीएच मिलेगा, क्योंकि जब पीएच बढ़ेगा तो वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा, तो जब अल्कलाइन पीएच मिलेगा तो उससे क्या होगा कि वो सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, और सॉल्ट एंड वाटर की वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, यानी डिसोल्यूशन बढ़ता चला जाता है. तो इससे वीकली एसिडिक ड्रग की डिसोल्यूशन बढ़ती चली जाएगी. और स्टमक टू इंटेस्टाइन ये बढ़ेगी इसलिए कि क्योंकि स्टमक में एसिडिक पीएच होता है और इंटेस्टाइन में अल्कलाइन की तरफ पीएच इज टेंडिंग टूवर्ड्स अल्कलाइन, तो उस वजह से जो है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. कन्वर्सली द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक बेसिस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग पीएच, दैट इज द ड्रग मूव्स डाउन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. और इसी तरीके से अगर हम देखें जो सॉल्युबिलिटी है वीक ड्रग की वो इसके वीक बेसिक की वो इसके अपोजिट होगी, यानी स्टमक में क्योंकि एसिडिक पीएच होता है तो वहाँ पे ये ज़्यादा आयोनाइज होगी,
और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगी तो डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिक ड्रग की जो होगी सॉल्युबिलिटी एसिडिक पीएच में बढ़ेगी यानी लो पीएच में, और जैसे जैसे इंटेस्टाइन में मूव करेगी ड्रग तो फिर उससे उसकी पीएच बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर फॉर पुअरली soluble weak bases to dissolve rapidly in the stomach as the rate of dissolution in the small intestine will be much lower or slower। लिहाजा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उन ड्रग्स के लिए जो कि पुअरली सॉल्युबल वीक बेसिस हैं कि वो तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाए स्टमक के पीएच पर ताकि उनका डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा रहे, क्योंकि अगर वो इंटेस्टाइन में जाएंगी तो वहाँ पर उनकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। द एंटी फंगल ड्रग कीटोकोनाजोल which is a weak base is particularly sensitive to the gastric pH, means कि ये acidic pH में इसकी solubility बहुत ज़्यादा होती है। Dosing ketoconazole 2 hours after administration of H2 receptor blocker cimetidine, which reduces the gastric acid secretion, result in significantly reduced rate and extent of absorption, similar to the case of antiplatelet drug pyrimetol. Pre-treatment with H2 blocker famotidine reduces the peak plasma concentration by a factor of up to 10। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया है दो ड्रग्स को, कीटोकोनाजोल और डाइपैरामीटोल। कीटोकोनाजोल को ये किया है इन्होंने, कीटोकोनाजोल पे जो कि एक वीकली बेसिक ड्रग है, इस पर इन्होंने ये बात की है कि आपने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दिया साइमेटिडीन जो कि एसिड रिलीज़ को कम करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता है। जब एसिड सिक्रीशन कम होगी तो पीएच जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा स्टमक में। जब वो बढ़ा तो उससे उन्होंने देखा कि कीटोकोनाजोल की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई एज़ कम्पेयर टू दोज इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट टेकन H2 ब्लॉकर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा एसिड रिलीज़ होगा स्टमक में उतना ही कीटोकोनाजोल की बायोअवेलेबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और उससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी यानी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। सेम केस ऑब्जर्व किया इन्होंने डाइपैरामीटोल में भी, जिसमें H2 ब्लॉकर फैमोटिडीन दी गई और उससे ये देखा गया कि जो डाइपैरामीटोल की जो कंसनट्रेशन है वो 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई, प्लाज्मा कंसनट्रेशन 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई अगर हमने जो स्टमक का पीएच है वो रेज कर दिया यानी एसिड सिक्रीशन को स्टॉप किया। तो इस तरह से जो है वो पीएच फैक्टर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज हो रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज salt formation or the salts of the drug. The solubility of weakly acidic drug in gastric fluid where pH is 1 to 3.5 will be relatively low. जो एसिडिक ड्रग होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, जो एसिडिक वीकली एसिडिक ड्रग होगी उसका जो स्टमक में पीएच जो होगा एसिडिक होगा तो वहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। However, it will be much greater in higher pH environment of the intestine, और जैसे ही ये ड्रग जो एसिडिक ड्रग होगी इंटेस्टाइन में जाएगी जहाँ पे पीएच ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व, इसका डिसोल्यूशन रेट और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। द सोडियम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विल डिसोसिएट एज फॉलोज। अगर हम सोडियम सॉल्ट बना दें वीकली एसिडिक ड्रग्स के तो वो इस तरीके से डिसोसिएट होंगे, DX D प्लस X। D क्या है? ड्रग है, X जो है उसका जो है वो सॉल्ट है। वेयर D इज द ड्रग एंड X इज द काउंटर आइन लाइक सोडियम आइन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग मल्टीप्लाइड बाय काउंटर आइन कंसंट्रेशन बाय एट एनी pH वैल्यू गिवन टू प्रोड्यूस KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट DX। यानी जितना ये काउंटर आइन बढ़ाते जाएंगे तो फिर उससे जो ये फ़ायदा ये होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो सॉल्ट बनाने का भी फ़ायदा ये होता है, ये सॉल्ट हम बनाते भी इसीलिए हैं ड्रग के ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर पीएच में इंक्रीज़ की जाए। जैसा कि इस इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और ये ड्रग और उसका काउंटर आइन। तो यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगी ज़्यादा होगी अगर काउंटर आइन ज़्यादा होगा, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। So, the pH solubility profile of weakly acid in the presence of counter ion depend on its the solubility product of ionized drug and its counter ion। क्योंकि ये हो इसलिए रहा है कि काउंटर आइन की वजह से
ड्रग पे चार्ज डेवलप हो रहा है और उसकी आयोनाइजेशन हो रही है और उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी फाउंड ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सॉल्ट्स इम्प्रूविंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल है ड्रग्स की जिसमें हमने उसका सॉल्ट बनाया ड्रग का, तो उससे उसका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई. Like for example, the dissolution rate of oral hypoglycemic drug tolbutamide sodium, यानी इसका सोडियम सॉल्ट बनाया, in 0.1 molar HCl is 5000 times faster than the salt of free acid. यानी आप tolbutamide टैबलेट लें और tolbutamide सोडियम टैबलेट लें, यानी ये सॉल्ट लें, तो इसमें ये देखा ये गया है कि जो tolbutamide सोडियम है उसकी 5000 टाइम्स greater solubility थी as compared to free acid tolbutamide. Oral administration of non-disintegrating disc of the more rapidly dissolving sodium salt of tolbutamide produces a variety of rapid decrease in blood glucose level as a consequence of rapid rate of drug absorption followed by rapid recovery. और ये इस तरीके से देखा गया है कि इस सॉल्ट को बनाने से ये ड्रग जो थी वो बहुत तेज़ी से जो है वो डिज़ोल्व हो गई, उससे की वजह से तेज़ी से एब्जॉर्ब हो गई और फिर रैपिड रिडक्शन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा गया, विच इज़ एक्चुअली शोइंग द रैपिड रिकवरी. इन कंट्रास्ट, a non-disintegrating disc of tolbutamide free acid produces a much slower rate of decrease in blood glucose level as a consequence of slow rate of drug absorption that is maintained over a long period of time. अच्छा, इसके बरक्स जो सिर्फ टॉल्ब्यूटामाइड दिया गया है यानी विदाउट फ्री एसिड यानी विदाउट सॉल्ट फॉर्मेशन, तो उससे क्या हुआ कि उससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हुआ वो बहुत स्लोली डिक्रीज़ हुआ. उसकी वजह ये थी कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट था वो बहुत स्लो था, जिसकी ये अलग बात है कि इसका जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी देर तक मेंटेन रहा. The barbiturates are often administered in the form of sodium salts to achieve a rapid onset of sedation and provide more predictable effect. बार्बिचोरिक एसिड्स होते हैं, सोडियम बार्बिचुरेट्स हैं, तो इसकी भी सोडियम सॉल्ट बनाने का मकसद ही यही है ताकि इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जाए. सॉल्युबिलिटी बढ़ाने से इसकी डिसोल्यूशन बढ़ेगी और एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और फिर ऑनसेट ऑफ सेडेशन क्विक होगा और प्रेडिक्टेबल इफेक्ट हमें मिलेगा. इसी तरीके से another example, the non-steroidal anti-inflammatory drug naproxen was originally marketed as free acid naproxen for the treatment of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. तो शुरू में जब ये प्रोडक्ट आई थी naproxen, तो ये एज ए फ्री एसिड naproxen के तौर पर आई थी. ये प्रोबायोनिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है और इसकी इंडिकेशन क्या है, rheumatoid arthritis में और osteoarthritis में. But or however the sodium salt or naproxen sodium is absorbed faster owing to faster dissolution of the dosage form and hence is more effective than thus now largely replaced from the free form. इसी तरीके से नेप्रोक्सन सोडियम जब ये मार्केट में लाई गई तो इसका लाने का मकसद ही यही था कि नेप्रोक्सन सोडियम बनाने से इसका सोडियम सॉल्ट बनाने से इसकी एब्जॉर्प्शन फास्टर हो गई बिकॉज ऑफ फास्टर डिसोल्यूशन ऑफ द डोजेज फॉर्म और उसकी इफेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होगी, लिहाजा उसने रिप्लेस कर दिया प्लेन नेप्रोक्सन टैबलेट को नेप्रोक्सन सोडियम से. कन्वर्सली, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट्स फ्रॉम वीक बेसिक ड्रग्स दैट इज क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड dissolve more rapidly in gastric and intestinal fluid and do the free base which is chlorpromazine. इसी तरीके से जो बेसिक ड्रग थी क्लोरप्रोमाजीन, तो उसका जो था वीक जो सॉल्ट फॉर्म बनाया वो एसिड के साथ बनाया लाइक क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड. उससे भी फ़ायदा ये हुआ कि इसका डिसोल्यूशन रैपिड हो गया गैस्ट्रिक फ्लूइड में भी और इंटेस्टिनल फ्लूइड में भी, और जब इसकी डिसोल्यूशन बेहतर हो गई तो इसकी एब्जॉर्प्शन और इफेक्ट भी और ज़्यादा बेहतर हो गया कंपेयर टू फ्री फॉर्म विच इज़ प्लेन क्लोरप्रोमाजीन. सो द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनाइन chloride ion in the diffusion layer around each drug particle ensures that the pH in the layer is lower than the bulk pH in either the gastric fluid or the intestinal fluid. तो इससे फ़ायदा ये होता है सॉल्ट बनाने से
कि जो ड्रग के बिल्कुल करीब में सराउंडिंग में जो पार्टिकल के सराउंडिंग में जो पीएच बन जाता है वो ऐसा बन जाता है जो कि सॉलिबिलिटी को फेवर कर रहा होता है कंपेयर टू सराउंडिंग, ओवरऑल सराउंडिंग में जो पीएच डेवलप होता है. सो दिस लोअर पीएच विल इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन द डिफ्यूजन लेयर. और वो जो लोअर पीएच होगा एसिडिक ड्रग के बेसिक ड्रग के सराउंडिंग में, तो उससे क्या होगा कि उसकी सॉलिबिलिटी डिफ्यूजन लेयर में बढ़ जाएगी. The oral administration of salt form of weakly basic drug in solid dosage form generally ensure that the dissolution occur in the gastric fluid before the drug passes into the small intestine where pH conditions are unfavorable for dissolution. जो oral administration of salt form है किसकी, weakly basic drug की, तो उसमें इसको फॉर्मुलेट इस तरह से किया जाता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिसोल्यूशन गैस्ट्रिक फ्लूइड में हो जाए, क्योंकि जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी वहाँ पर क्योंकि पीएच बढ़ जाएगा तो वो अनफेवरेबल होगा फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग. द ड्रग शुड बी डिलीवर्ड टू द मेजर एब्जॉर्प्शन साइट द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द सोल्यूशन, ताकि जब ड्रग वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे तो ऑलरेडी सोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुकी है. इफ एब्जॉर्प्शन इज फास्ट इनफ, प्रेसिपिटेशन ऑफ द डिजॉल्व ड्रग अनलाइकली टू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी. अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है, लिहाजा वो ड्रग जो होगी बेसिक ड्रग वापस प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगी हाई पीएच की वजह से और तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगी और बायोअवेलेबिलिटी पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवेयर दैट द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स में एक्सपीरियंस ए कॉमन आइन इफेक्ट ओइंग टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आइन इन द स्टमक. ठीक है, तो कॉमन आइन इफेक्ट जो कि सॉलिबिलिटी को बढ़ा रहा होता है. The in vitro dissolution in sulfate salt of HIV protease inhibitor analog is significantly greater in hydrochloric acid of the hydrochloride salt. अच्छा, सल्फेट सॉल्ट के बजाय अगर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाया जाए ड्रग का, प्रोटीएज इनहिबिटर का, तो उससे उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो ग्रेटर होती है कंपेयर टू सल्फेट सॉल्ट. The bioavailability of sulfate salt is much more 3 times greater than of hydrochloride salt in certain situation. ठीक है, these observation are attributed to common ion effect of hydrochloride और ये जो है वो common ion effect की वजह से हो रहा है. अच्छा, अब इसमें दो फैक्टर हैं, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इन सर्टेन ड्रग्स हाइड्रोक्लोराइड यानी क्लोराइडाइड कॉमन आइन जब आएगा उसके इफेक्ट की वजह से ड्रग की सॉलिबिलिटी कम होगी और कुछ ड्रग में सल्फेट कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी और कुछ में बढ़ जाएगी. लेकिन आमतौर पे वीकली बेसिक ड्रग में ये बढ़नी चाहिए. लेकिन अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है प्रोटीएज इनहिबिटर की, तो वो जो एसिडिक ड्रग है उसका जो सल्फेट सॉल्ट है उसकी सॉलिबिलिटी अगर जो है वो 3 times ग्रेटर है स्टमक में कंपेयर टू इट्स हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट. It is another example, this is another exception. The sodium salt of acidic drug and hydrochloride salt of basic drug are by far the most common. और उसी वजह से सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट एसिडिक ड्रग के और बेसिक ड्रग के हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. However, many other salt forms are increasingly being employed. जो इसके अलावा भी दूसरे सॉल्ट जो है वो ट्राई किए जा रहे हैं. सम सॉल्ट्स हैव लोअर सॉलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट दैन द फ्री फॉर्म. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स एंड पामोएट सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस. तो ये जो सॉल्ट्स है एल्युमिनियम सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड पामोएट सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस, इनसे क्या होता है कि लोअर सॉलिबिलिटी और लोअर डिसोल्यूशन रेट हो जाता है. इन दीज केसेस insoluble film of either aluminum hydroxide or pamoic acid are found to coat the dissolving solids where the solids are exposed to basic or acidic environment respectively. ये solubility कम होने का रीज़न ये है कि शायद इसकी वजह ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके सराउंडिंग में एक कोटिंग हो जाती है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जेल की या पामोइक एसिड की, और वो जो है फिर उसकी solubility को कम कर रहा होता है. In general, poorly soluble salts delay the absorption and may therefore be used to sustain the release of drug.
इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं स्लो रिलीज़ को, यानी जो इस तरह के सॉल्ट्स हैं जो कि पुअरली सॉल्युबल हैं, उन ड्रग्स की फॉर्मुलेशन के लिए जिनको हम सस्टेन रिलीज़ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ तो चाह ही रहे होते हैं कि धीरे धीरे ड्रग रिलीज़ हो, सस्टेन रिलीज़ हो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आए, एकदम सारी की सारी ड्रग रिलीज़ ना हो जाए. सो ए पुअरली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म इज़ जनरली यूज फॉर सस्पेंशन डोजेज फॉर्म, जिसमें हम चाह रहे होंगे कि ड्रग जो है वो स्लोली रिलीज हो और स्लोली एब्सॉर्ब हो. Although salt forms are often selected to increase the bioavailability, other factors such as chemical stability, hygroscopicity, manufacturability, crystallinity will all be considered during salt selection and may preclude the choice of particular salt. अच्छा, सॉल्ट फॉर्म जो है सिर्फ बायोअवेलेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इन सम सिचुएशंस वी यूज सॉल्ट टू इंक्रीज द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग. मीन्स के नॉट नेसेसरीली कि हम सिर्फ सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए ही सॉल्टेशन की ड्रग की कर रहे हैं. तो केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, हाइग्रोस्कोपिसिटी यानी वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, मैन्युफैक्चरेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, क्रिस्टलाइन नेचर बढ़ाने के लिए, ऐसे क्रिस्टल जो कि आसानी से डिज़ोल्व हो सकें और या स्टेबल हो सकें हैं, तो उस वजह से भी जो है वो सॉल्ट को जो है वो चूज़ किया जाता है. लेकिन बाज़ दफ़ा यही सॉल्ट केमिकल अनस्टेबल भी कर देते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए. हाइग्रोस्कोपिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो ड्रग डिग्रेड हो जाती है, मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, ये भी एक फैक्टर है. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा है कि जो वाटर सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से उस सूरत में फिर ये जो सॉल्ट की जो चॉइस है वो प्रीक्लूड हो सकती है. The sodium salt of aspirin, like sodium acetyl salicylate, is much more prone to hydrolysis than is aspirin acetyl salicylic acid itself. तो जो सोडियम एसिटाइल सैलिसाइलेट है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब इसको ये गैस्ट्रिक पीएच में जाता है तो वहाँ पे ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कंपेयर टू एस्प्रिन जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है. तो फिर अब वही स्टेबिलिटी का, केमिकल स्टेबिलिटी का मसला आ गया कि सोडियम सॉल्ट बनाना इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का मुनासिब नहीं है. वन ऑफ द वे टू ओवरकम केमिकल इंस्टेबिलिटीज और अदर अनडिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ सॉल्ट इज़ टू फॉर्म द सॉल्ट इन साइटू और एड बेसिक और एसिडिक एक्सिपिएंट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ए वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग. दूसरा ये है कि फिर इसका तरीका ये है कि इसको ओवरकम करने का तरीका ये है कि केमिकल इंस्टेबिलिटीज़ को हम इस तरह से कम कर सकते हैं कि हम सॉल्ट जो फॉर्म कर रहे हैं वो इन साइटो फॉर्म हो, यानी जब ड्रग अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाए तो वहाँ पर जाके वो सॉल्ट उसका फॉर्म हो और फिर वो एक्ट कर सके और स्टेबलाइज हो सके, या फिर उसमें ऐड करें बेसिक या एसिडिक एक्सिपिएंट्स जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ड्रग को प्रोटेक्ट कर लें और ख़ुद उस केमिकल रिएक्शन में चले जाएँ. तो इस तरह से ड्रग जो होगी डिग्रेड नहीं होगी उस पर्टिकुलर पीएच में. द प्रेजेंस ऑफ बेसिक एक्सिपिएंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एसिडिक ड्रग एंश्योर दैट ए रिलेटिवली बेसिक डिफ्यूजन लेयर इज फॉर्म अराउंड ईच डिजॉल्विंग पार्टिकल. एसिडिक ड्रग के सराउंडिंग में बेसिक एक्सिपिएंट होंगे तो वो एक बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि ड्रग जो हो आसानी से डिजॉल्व हो सके. द इंक्लूजन ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट एल्युमिनियम डाईहाइड्रोक्सी amino acetate and magnesium carbonate in aspirin tablet was found to increase their dissolution rate and bioavailability. और इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देखा गया, एक्सिपिएंट के तौर पर एल्युमिनियम डाईहाइड्रो ऑक्सी अमाइनो एसिटेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ किया गया एस्पिरिन टैबलेट के साथ. इससे जो है उसके डिसोल्यूशन रेट और बायोअवेलेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट देखी गई. नाउ अनदर फॉर्म or another factor which affects the bioavailability of drug is the crystalline form of the drug. First is the polymorphism. Polymorphism means a drug can exist in more than one crystalline form. So many drugs can exist in more than one crystalline form, and this property is referred to as polymorphism. And each crystalline form is known as polymorph of that drug. For example, a metastable polymorph usually exhibits a greater dissolution rate than the corresponding stable polymorph.
Consequently, the metastable polymorphic form of the poorly soluble drug may exhibit an increased bioavailability compared with stable polymorphic form. तो हमारे पास इस तरह से जो है वो तीन फॉर्म आ गई कि एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक मेटास्टेबल फॉर्म. तो जो स्टेबल फॉर्म है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, और जो अनस्टेबल है उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो रही है, तो वो अपनी सही फॉर्म में नहीं पहुंच पा रही. तो मेटास्टेबल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सबसे बेस्ट है, इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी है, जिसके और ऑप्टिमम है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग. तो हम जो भी ड्रग सॉल्ट ले रहे हैं उसको अगर वो मेटास्टेबल फॉर्म होगी तो सबसे ज़्यादा मुनासिब होगी. एक क्लासिक एग्जाम्पल of the influence of polymorphism on drug bioavailability is provided by chloramphenicol palmitate. What is chloramphenicol palmitate? Chloramphenicol is an antibiotic and mostly it is prescribed for typhoid infection. टाइफाइड इन्फेक्शन के लिए ये यूज़ होती है, यानी सैल्मोनेला टाइफी के लिए. दिस ड्रग एग्जिस्ट इन 3 crystalline form designated as A, B and C. ये ड्रग जो है अपनी 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है, यानी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म इसकी 3 है. एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्म A इज स्टेबल पॉलीमॉर्फ, फॉर्म B इज मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ एंड फॉर्म C इज अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ. तो इस तरह से इसकी ये 3 फॉर्म है. A जो है वो जो इसकी फॉर्म है वो स्टेबल पॉलीमॉर्फ है, B मेटास्टेबल है और C जो है वो अनस्टेबल है, यानी स्टेबल, मेटास्टेबल, अनस्टेबल. अच्छा, अब पॉलीमॉर्फ C पे अगर हम बात करें जो कि अनस्टेबल है, इज टू अनस्टेबल टू बी इंक्लूडेड इन द डोजेज फॉर्म, बट पॉलीमॉर्फ B द मेटास्टेबल फॉर्म इज सफिशिएंटली स्टेबल. सो द प्लाज्मा प्रोफाइल ऑफ क्लोराम्फेनिकोल फ्रॉम ओरली एडमिनिस्ट्रेड सस्पेंशन कंटेनिंग varying proportion of polymorphic form of A and B वर इन्वेस्टिगेटेड. तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म C को दोनों ने निकाल दिया क्योंकि वो बिल्कुल ही वो अनस्टेबल फॉर्म है, तो उसको तो देने का फ़ायदा ही नहीं है. A और B को उन्होंने ट्राई किया सस्पेंशन की फॉर्म में. द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल इंक्रीज एज द प्रपोर्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म B ऑफ क्लोराम्फेनिकोल palmitate वॉज इंक्रीज इन ईच सस्पेंशन. तो इसमें उन्होंने ये देखा कि वो वाली जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो B फॉर्म थी, मेटास्टेबल थी, उसकी क्वांटिटी जिस सस्पेंशन में बढ़ाई उससे क्लोराम्फेनिकोल की बायोअवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बेटर हुई. सो दिस वाज एट्रीब्यूटेड टू मोर रैपिड इन विवो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ क्लोराम्फेनिकोल palmitate. उसकी वजह ये थी कि बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म B की जो कि मेटास्टेबल है, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट था. फॉलोइंग डिसोल्यूशन क्लोराम्फेनिकोल palmitate is hydrolyzed to give free chloramphenicol in solution which is then absorbed. तो जो डिसोल्यूशन के बाद ये जो है वो palmitate सॉल्ट अलग हो जाता है, क्लोराम्फेनिकोल एक्टिव फॉर्म अलग हो जाती है जो कि फ्री एसिड है, और वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बायोअवेलेबिलिटी उससे सफिशिएंट मिल जाती है जो हमें चाहिए एज एंटीबैक्टीरिया. अच्छा, व्हाट अबाउट द स्टेबल पॉलीमॉर्फ विच इज़ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म A of the chloramphenicol palmitate. इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म A of the chloramphenicol palmitate dissolves so slowly and consequently is hydrolyzed so slowly to chloramphenicol in vivo that this polymorph is virtually ineffective. अब ये A जो है इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होती है, और जो डिज़ोल्व होती है वो हाइड्रोलाइज होके डिग्रेड हो जाती है, और एब्जॉर्प्शन भी अगर होती है तो बहुत कम होती है. तो उससे इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें टारगेटेड है वो नहीं अचीव होता, जिसकी वजह से जो है वो ये जो इसकी जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म A है वो भी डोजेज फॉर्म में यूज़ नहीं की जा सकती, या अगर की भी जाए तो बहुत कम मकदार में लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ क्लोराम्फेनिकोल palmitate is reflected by a limit being placed on the content of inactive polymorphic form A on chloramphenicol palmitate mixture. लिहाजा हम इसको जो है इसका मिक्सचर इस तरह का बनाएं
क्लोरमफेनिकॉल का कि इसमें जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो मेटास्टेबल फॉर्म की हो, कम क्वांटिटी ए फॉर्म की हो, और एक बी फॉर्म होगी यानी मेटास्टेबल, वो रैपिड इफेक्ट देगी, और लॉन्ग टर्म एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए मैं जो स्टेबल फॉर्म यानी फॉर्म ए है उसको यूटिलाइज किया जा सकेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द पॉलीमॉर्फिज्म. उसके बाद फिर हम डिस्कस कर, वी आर गोइंग टू डिस्कस amorphous solid, but that we will discuss in the next lecture. Thank you very much.